Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Ishika, good evening, beta. Okay, so स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप ये सब्जेक्ट हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो डायरेक्ट लिंक है वो फर्स्ट लेवल पर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ है। इशिका, आपने बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा है या एग्जेम्प्टेड था? So it was exempted. इट वाज एग्जेम्प्टेड, ओके। सारिया एंड हिया, आप लोगों ने तो आई गेस आप लोगों ने तो पढ़ा ही है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो ये Yes, sir. एग्जैक्टली तो ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट था हमारा बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप का काफी डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जो भी कुछ आपने तब पढ़ा था वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर काम आने वाला है। देखिए, इस पूरे सब्जेक्ट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, नॉट ओनली टू दिस चैप्टर जो कि अभी हम स्टार्ट करेंगे, अगर मैं इस पूरे सब्जेक्ट की बात करूं तो इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपको कोशिश ये की गई है समझाने की कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर जो होता है वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से एनालाइज करता है चीजों को, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन किस तरह से स्ट्रेटजीज को क्राफ्ट करता है। आप जब अपने मेन एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको बहुत डिटेल केसेस दे रखे हैं और उन डिटेल्ड केसेस को पढ़ करके आपको सर्टेन सिचुएशंस को आंसर करना है, सर्टेन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ रोल प्ले, यानी कि जब आप उन केसेस को पढ़ेंगे और उसको आप आंसर करेंगे तो आपको खुद को ऐसे सोचना पड़ेगा कि हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टॉप मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, या जो भी पोजीशन फोकस्ड है क्वेश्चन के अंदर उस पोजीशन पर हम काम कर रहे हैं, और किस तरह से हमें सिचुएशन में काम करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजीज हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्या कंसेप्ट हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, वो सब आपको अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रोल प्ले सब्जेक्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा ना ये रोल प्ले सब्जेक्ट है। गेटिंग दिस पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। देखिए, सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है बहुत। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कंटेंट कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक आध चैप्टर्स अगर आप छोड़ दें तो मोस्टली सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने में आसान लगेंगे। लेकिन जब बात क्वेश्चंस का आंसर करने की आएगी तो आपने कितना प्रैक्टिस कर रखा है लिखने का, कितना प्रैक्टिस कर रखा है सही वोकैबुलरी के साथ अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने का, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। सो व्हाट आई सजेस्ट, फ्रॉम डे सेकेंड, आज तो हम काफी इंट्रोडक्टरी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन डे सेकेंड से आप ये मान के चलिए जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं आपको ना उसको लिख करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। वर्ड की फाइल पर आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, जो भी है आपको लिख करके पढ़ना है। और आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जितनी ज्यादा टेक्निकल वोकैबुलरी आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप के आंसर्स में सही आंसर या गलत आंसर जैसा कुछ नहीं होता है। बहुत सब्जेक्टिवली आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हो। सो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कुछ लिख रहे हो उसको आप अच्छे से जस्टिफाई करो, ठीक है ना। दो स्टूडेंट्स के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपने अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट किया और किस तरह से अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई किया। तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस जो है राइटिंग की वो आपको करने की जरूरत है, अच्छी वोकैबुलरी आपको यूज करने की जरूरत है, अच्छा प्रेजेंटेशन आपको देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। दैट द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। सेकेंड चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप एग्जाम है। तो दैट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार खुद भी डिटेल में पढ़ना, हम लोग भी उसको कंप्लीट करेंगे ऑफ कोर्स, एक बार पूरा देखेंगे इसे कि भाई ये उसको पढ़ने से हमें समझ में आएगा और डिटेल में कि भाई एग्जैक्टली इस एग्जाम में स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। बट एज ऑफ नाउ हम थोड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, और ये पहला चैप्टर है जो हमें आज शुरू करना है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा दैट व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? चलिए इशिका से स्टार्ट करते हैं। इशिका, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी व्हेन वी हियर दिस वर्ड स्ट्रैटेजी, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस?
Can you tell? Sir, any specific plan that we made to achieve some goals? Any specific plans made to achieve some goals? Yes, काफी हद तक सही है। या आप क्या बता सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, क्या होती है स्ट्रैटेजी? It is a step-by-step accomplishment of a business organization's objectives. स्टेप बाय स्टेप अकम्प्लिशमेंट, देखो ये तो थोड़ा ना प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है सारिया, आप कैसे डिफाइन करेंगे स्ट्रैटेजी को, कि स्ट्रैटेजी क्या होती है? सर स्ट्रेटजीज में हम प्लान बनाते हैं लॉन्ग टर्म के गोल्स को अचीव करने के लिए। प्लान बनाते हैं लॉन्ग टर्म के गोल्स को अचीव करने के लिए। महविश, व्हाट विल यू से अबाउट दिस स्ट्रैटेजी? A pattern or plan to achieve our objectives. अ पैटर्न और प्लान, ओके। देखिए स्ट्रैटेजी एक ना मिलिट्री वर्ड है, ठीक है, और इसका अगर मैं नॉर्मल लिटरल मीनिंग निकालूं तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। ठीक है, रणनीति, दैट मीन्स रण का मतलब व्हेन यू आर एट वॉर, तो उस वॉर को जीतने के लिए आप जो भी कुछ अपनी नीतियां बनाते हैं, जो भी आप अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रणनीति। तो स्ट्रैटेजी जब इनिशियली ये वर्ड इस्तेमाल में आना शुरू हुआ था तो इट वाज अ मिलिट्री वर्ड। ऑब्वियसली हम लोग तो कॉर्पोरेट कंटेक्स्ट में स्ट्रैटेजी वर्ड को देख रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी का मतलब बेसिकली यही है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स या कुछ सर्टेन गोल्स अचीव कराने के लिए, नॉट लाइक कि सिर्फ गोल्स अचीव कराने हैं, एक कंपटीशन में स्टैंड आउट करने के लिए आप जो भी कुछ तरीके अपनाते हैं, जो भी कुछ अपने प्लान्स आप बनाते हैं, उन सबको कंबाइंडली हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है कि स्ट्रैटेजी जो है ना, इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज जो हम बना रहे हैं, दैट स्ट्रैटेजीज कुड आइदर बी प्रोएक्टिव और इट कुड बी रिएक्टिव, और इवन इट इज बेटर टू से कि हर स्ट्रैटेजी का प्रोएक्टिव कंपोनेंट होता है और हर स्ट्रैटेजी का रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। आई गेस आप सबको चेस खेलना आता होगा, यस और नो? एवरी वन ऑफ यू, डू यू हैव यू एवर प्लेड चेस? इशिका, सारिया, Yes. महविश? No, sir. नहीं Yes, खेला? sir. खेला है चेस? क्या चेस में ऐसा पॉसिबल है कि हम पहले से एक बहुत डिटेल प्लान बना लें कि पहले हम ये चाल चलेंगे, पहले घोड़े को चलेंगे, फिर उसके बाद हम रानी को बाहर निकालेंगे, फिर वजीर को चलेंगे, ऐसे करके हम एक पूरा स्पेसिफिक प्लान बना लें और उसी प्लान के हिसाब से हम अपना चेस खेलें? इज इट पॉसिबल? यस और नो, बताओ मुझे। No, sir. पॉसिबल नहीं, क्यों नो पॉसिबल सर। है शिका? व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? Sir, it depends on the other party also. एग्जैक्टली, डिपेंड्स ऑन द अदर पार्टी ऑल्सो। एक्चुअली आप जब चेस खेलते हैं तो आप कितना भी अपना एक प्लान बना करके और चेस का गेम स्टार्ट करें, बट ग्रेजुअली क्या होगा, आपकी हर स्टेप, हर चाल सामने वाले की चाल पर डिपेंड करेगी। अगर आप चेस को प्रोएक्टिवली खेलने की कोशिश करेंगे, प्रोएक्टिवली मतलब आप सोच के बैठे हैं कि नहीं, मेरा तो एक सर्टेन पैटर्न पहले से मुझे फिक्स कर लेना है और इस पैटर्न पर मैं अपनी चालें चलूंगा और अल्टीमेटली चेकमेट कर दूंगा, अगर आप प्रोएक्टिवली चेस को खेलने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप चेस हार जाएंगे। आपको रिएक्टिव होना इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है। जब आप अपनी चाल चलेंगे तो आपकी चाल के अकॉर्डिंगली सामने वाला चाल चलेगा, और हो सकता है आपने जो पहले से प्लान बनाया हो वो प्लान एक ही चाल के अंदर फेल हो जाए और आपको अपना पूरा जो भी कुछ आपने सोचा था वो सब कुछ छोड़ करके और आपको पूरे नए सिरे से जो है अपनी नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्लान करनी पड़े। तो स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होती है डेफिनेटली। हर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस वर्ल्ड के अंदर भी सेम बात है कि जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो किसी सर्टेन काम के लिए, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप किसी भी तरह की आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो डेफिनेटली ऑल द कंपनीज ट्राइज टू बी प्रोएक्टिव। हर कंपनी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोएक्टिव हो, लेकिन अल्टीमेटली एनवायरमेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उन सब चीजों को देखते हुए आपको अपनी स्ट्रैटेजी में रिएक्टिव पार्ट का स्कोप रखना पड़ेगा। और इसीलिए स्ट्रैटेजी मेकिंग
एक दिन का काम नहीं है. अगेन वी विल से दैट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये अपने आप में पूरा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. आपको कंटिन्यूअसली स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक ऑडिट करना पड़ेगा. आपको कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट तो नहीं हो रहा है. आपको कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है. तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्ट्रैटेजी जो है ये प्रोएक्टिव होती है या रिएक्टिव होती है, तो इट्स बेटर टू से स्ट्रैटेजी जो है ये प्रोएक्टिव भी है एंड एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजी जो है वो रिएक्टिव भी है. इज इट क्लियर? ये प्रोएक्टिव और रिएक्टिव वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. ओके. देखिए, एक बात का ध्यान रखना है. स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक प्लान बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. स्ट्रैटेजिक प्लान, जब हम बात करते हैं कि हम एक स्ट्रैटेजिक प्लान बना रहे हैं, तो हम स्ट्रैटेजी के प्रोएक्टिव कंपोनेंट पर काम कर रहे हैं. व्हेन वी से कि हम एक स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप हर चीज पहले से सोच करके और अकॉर्डिंगली कुछ सर्टेन प्री डिफाइंड अपना एक स्टेप, प्री डिफाइंड प्रोसेस आप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें. तो स्ट्रैटेजिक प्लान जनरली क्या होते हैं? प्रोएक्टिव होते हैं. जबकि जब हम स्ट्रैटेजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका स्कोप ज्यादा वाइड है. इसमें प्रोएक्टिव कंपोनेंट भी आ जाता है और रिएक्टिव कंपोनेंट भी आ जाता है. or those organizations who focus on reactive component more generally gets more successful in the industry. जो organizations reactive component पर ज्यादा फोकस करती है ना, वो organizations हम देखते हैं comparatively इंडस्ट्री में ज्यादा सक्सेसफुल है. आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. देखो, वैसे तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूं, तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसने अपना कभी डाउनफॉल ना देखा हो. वेदर इट इज एप्पल, ठीक है, वेदर इट इज नोकिया, हर बिजनेस अपना एक सर्टेन टाइम पे डाउनफॉल देखता है. तो कोई भी 100% ऐसा कोई टेस्टेड मेथड नहीं है कि इस वाले मेथड को यूज करके अगर स्ट्रैटेजीज बनाई जाएगी या बिजनेस किया जाएगा तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो जाएगा. हमेशा जो है समय के साथ साथ कुछ ना कुछ नई चीजें हमें देखने को मिलती रहती है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी कुछ पास्ट में हो चुका है वो फ्यूचर के लिए केस स्टडी बने और उन इवेंट से हम लोग समझें कि भाई क्या प्रॉब्लम रही थी, क्या स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेशंस में गलतियां रही होंगी जिसके कारण ये बिजनेस या एक सर्टेन प्रोडक्ट जो है वो फेल हुआ. तो अगर हम कुछ पास्ट केस स्टडीज की बात करें तो सबसे पहले हम एक नोकिया का डिस्कशन कर सकते हैं. नोकिया नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक टाइम पर पायनियर थे और पूरे मार्केट पर सिर्फ और सिर्फ नोकिया का कब्जा था. एनीवन रिमेंबर दिस? किसी को याद है ये बात? बचपन में आप जब छोटे रहे होंगे तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि चारों तरफ सिर्फ एक ही तरह के मोबाइल बिकते थे और वो मोबाइल थे नोकिया के. यस और नो? डू यू नो? Yes, sir. Sir. इट वाज अराउंड, आप कह सकते हैं 2005 से लेकर के 2013 तक, 2013-12 तक जो है नोकिया ने अकेले पूरी मोबाइल इंडस्ट्री पे राज किया है. बट नोकिया के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने अपने रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज पर ज्यादा फोकस नहीं किया. नोकिया ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता था, दैट इज सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम. जब एंड्रॉयड मार्केट में आ गया तो नोकिया ने कहा कि नहीं, हमने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रखी है कि हम सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बेटर करेंगे एंड देन उसके बाद हम विंडोज पर जाएंगे. और वो अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरी तरह से स्टिक रहे. और अल्टीमेटली हुआ ये कि देखते देखते एंड्रॉयड मार्केट में आया, सैमसंग ने एंड्रॉयड को अडॉप्ट किया और मार्केट से नोकिया जैसा बड़ा जाइंट, मतलब आप ये मान के चलिए हर दूसरे हाथ में आपको नोकिया का ही मोबाइल नजर आता था. तो नोकिया जैसा बड़ा जाइंट धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया. सो दैट दिस केस रिप्रेजेंट्स अस कि भाई आप जो है प्रोएक्टिवली अगर सोचोगे चीजों को हैंडल करने का तो इट्स नॉट द पॉइंट. आपको रिएक्टिवली हैंडल करना पड़ेगा. अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है, तो आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा. नोकिया के अलावा एक और नाम है, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं. कोडैक का नाम सुना है क्या आप लोगों ने कभी? कोडैक, एनीवन हर्ड दिस नेम कोडैक? No, sir. आपने सुना है? सारिया, महविश, इशिका, कोडैक? नो No, सर. sir. नहीं सुना है. कोडैक जो है वो इन्वेंटर थे कैमरास के. आपको पता होगा कि पहले के जो कैमरास आते थे अराउंड 30 इयर्स बैक,
वो डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, उनके अंदर ना एक रोल आता था। जैसे अगर आपके पापा मम्मा का या और घर में पुराने लोगों का जो फोटो होगा ना, तो वो डिजिटल फोटोग्राफ नहीं था, उसमें एक रोल आता था और वो रोल कैमरा में लगता था और फोटोग्राफ्स खींचे जाते थे। फिर वो फोटोग्राफ्स जो है साफ होने के लिए जाते थे और प्रिंट्स निकलते थे। तो कोडैक जो है वो इन्वेंटर थे कैमरा के। और आज हम देखते हैं कि कोडैक का नाम कोई जानता भी नहीं है। अब कोडैक ने क्या किया, देखो, जब डिजिटल फोटोग्राफी अपने पैर पसारने लगी, तो कोडैक वाज लाइक कि नहीं, जो रोल का और क्लिक करके फोटो खींचने का एक्सपीरियंस है उसको डिजिटल फोटोग्राफी कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। एंड दे डिसाइडेड अगेन कि नहीं, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो तरीका है काम करने का, हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं हम उसी पर स्टक रहेंगे। और अल्टीमेटली उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखते देखते जैसे डिजिटल फोटोग्राफी जो है फुल फ्लेज एग्जिस्टेंस में आई, कोडैक मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गया। तो अगेन कोडैक को भी हम देख सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपरली अपनी स्ट्रैटेजी जो रिएक्टिव कंपोनेंट है उस पर उन्होंने कोई फोकस नहीं किया। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? कोडैक, नोकिया, व्हाई रिएक्टिव कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट, यस और नो? Yes. Yes, sir. ग्रेट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन द बेस्ट मेड स्ट्रैटेजीज कुड फेल। अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी मार्केट में फेल हो सकती है, कुड फेल। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, आपका ऑडियंस, आपका मार्केट इतना ज्यादा, एनवायरनमेंट जो होता है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि आप इसके हर एक फैक्टर को ना एनालाइज करके और एड्रेस नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करेक्ट है। जैसे कि अगर हम एक केस स्टडी देखें टाटा के नैनो कार की। नैनो कार जब लॉन्च हुई थी, क्या आपको पता है नैनो कार का प्राइस कितना था? व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दिस कार इन इंडियन मार्केट? एनीवन कैन टेल? Below 1 lakh. इशिका, आपको पता है नैनो कार का? पता है सबको? टाटा नैनो कार, सारिया, महवेश? हम्म। Yes, So sir. around 3 to 4 lakh. 1 to 1.5 लाख रुपीस की एक कार इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई थी। इट वॉज अ टिपिकल 4 सीटर कार और टाटा ने लॉन्च करी थी इंडियन मार्केट में ऐसी कार जो 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में खरीदी जा सकती है। 4 सीटर कार है, अच्छी कार है, एसी वगैरह भी था इस कार में। बट आपको क्या लगता है, नैनो कार वॉज अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट और इट वॉज अ फेल? व्हाट विल यू से? सक्सेसफुल रहा ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में या फेल हुआ? जो आपकी नॉलेज है, जितना आपने देखा है मार्केट के अंदर कार्स को, उसके हिसाब से आप मुझे बताओ। It failed. इट फेल्ड। अग्रीड एवरीवन इन क्लास? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इंडियन मार्केट में जहां मिडिल क्लास लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इन दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन, 1 से 1.5 लाख रुपए की कार, 4 सीटर बढ़िया कार, रोबस्ट, जो बढ़िया आराम से रोड्स पे चल सकती है, वो फेल हो गई। कोई बता सकता है कि क्या रीजन रहा होगा नैनो कार के फेल होने का? कोई समझा सकता है क्या? मतलब थोड़ा खुद से आपको क्या लगता है क्यों फेल हुई होगी? महविश, आप बता सकते हो क्यों फेल हुई होगी कार? सर 4 सीटर भी मतलब छोटा ही है, छोटी कार है। और स्पेस भी कम है, जैसे अगर देखा जाए डिग्गी रहती है तो। फिर बाकी सब कारें चली, इससे ऐसी कारें जो महंगी कारें थी लाइक ऑल्टो, स्विफ्ट, जो 4 से 5 लाख रुपए की आती थी, ऑल ऑल दोस कार्स गॉट सक्सेस, बट ये फेल हो गया। तो डेफिनेटली स्पेस का पॉइंट तो नहीं रहा होगा। सारे आप बता सकते हो, मतलब आप सोच के कुछ जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। सब बढ़िया मार्केटिंग नहीं हो पाई होगी। बढ़िया मार्केटिंग है, एड वैड तो खूब करे थे इन्होंने। ठीक है, इशिका, आप कुछ बता सकते हो व्हाई इट फेल्ड? सब क्वालिटी का इश्यू होगा, ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकती इस वजह से। ठीक है, ठीक है, इशिका आप?
सर लोगों का परसेप्शन सही नहीं था ना उस कार को लेकर। ओके, क्या परसेप्शन था लोगों का? मतलब थोड़ा सा और लाइक इलाबोरेट मतलब करो। हम्म। एज अ लग्जरी नहीं देखते थे लोग, लाइक वेरी काइंड ऑफ चीप ही Cheap देखते थे उस and कार kind of, we can say it's a inferior good, को। or यस the सर। car which is meant for the people who are earning low income. Exactly. यस सर। Exactly correct. देखो, इशिका ने जो बात बोली है ना, वो बिल्कुल सही बात है। नैनो कार को इंडिया में लॉन्च किया गया कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जिनकी इनकम कम है, नाउ दे कैन बाय अ कार। जिस समय इंडिया में नैनो कार को लॉन्च किया गया था, कार वॉज अ स्टेटस सिंबल। आपने भी देखा होगा, जब घर में कार खरीदी जाती है तो आप भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हो कि यार कौन सी कार घर के लिए खरीदनी है। क्योंकि जब एक इंसान कार खरीदता है तो वो सोसाइटी में उसका स्टेटस रिप्रेजेंट करती है। अब टाटा ने अपनी स्ट्रैटेजी जो बनाई मार्केटिंग की, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करने की, वो स्ट्रैटेजी इतनी मतलब बेकार स्ट्रैटेजी साबित हुई कि अगर कोई नैनो कार खरीद के ला रहा है तो उसका परसेप्शन क्या जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या जाएगा सोसाइटी में कि यार इसके पास पैसे की कमी है और इसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाला बंदा है, एंड दैट्स व्हाई ही परचेज द नैनो कार। कि पैसे नहीं है आपके पास तो आपने नैनो कार को परचेज किया है, राइट। तो ये परसेप्शन के चलते अब कार वाज लाइक कि ये तो स्टेटस सिंबल है। अब अगर मेरे को कार खरीदनी है और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं नैनो कार खरीदूंगा, तो मेरे दिमाग में आएगा कि यार नैनो कार खरीदने से तो मेरा स्टेटस जो है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। लोग क्या बोलेंगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने नैनो कार खरीद ली। So that's why most of the people in India who should buy nano car, they have rejected this segment. उन्होंने सेगमेंट को रिजेक्ट कर दिया और नैनो कार मार्केट के अंदर बिकी नहीं। इवन रतन टाटा वॉज वेरी सरप्राइज, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो कार कि मैं इंडिया में 1-1.5 लाख रुपए के अंदर कार लॉन्च करूं। वो भी इस बात को लेकर के सरप्राइज थे कि यार इतना अच्छा मैंने इंजन बनाया, इतनी अच्छी मैंने कार बनाई, अच्छा डिजाइन भी था, देखने में भी खराब नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी द प्रोडक्ट गॉट फेल्ड। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि अगर इसकी जगह टाटा कंपनी इसके इस तरह से मार्केट करती, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की कार नहीं, आपकी पहली कार, आपके बच्चे के लिए, आपकी बच्ची के लिए 18 साल के होने के बाद द फर्स्ट कार दैट दे कैन टेक, ठीक है, अगर उस तरह से एक लग्जरी काइंड ऑफ चीज में इसको प्रेजेंट किया जाता कि भाई आपके घर में एक नैनो तो होनी ही चाहिए जिससे बच्चे चला सकें, घर में हाउसवाइफ चला सकें, और बहुत अच्छे डिजाइन, मतलब एक स्टेटस सिंबल को मेंटेन रखते हुए अगर इस कार को मार्केट के अंदर लाया जाता तो डेफिनेटली कार मार्केट के अंदर सक्सीड होती। बट इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। आ रही है बात समझ में? यस और नो? Yes. यस सर। तो ये बात हमें क्या समझा रही है? ये केस स्टडी हमें ये बता रही है कि भाई टाटा कंपनी के पास तो कितने सारे स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स रहे होंगे, कितना अच्छे से सोच करके उन्होंने पूरा मार्केटिंग कैंपेन बनाया होगा, पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई होगी, लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। तो ये दिस केस स्टडी जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट दैट इवन द बेस्ट स्ट्रैटेजीज कुड फेल। आप अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी बना लो, सब कुछ सोच के बना लो, लेकिन मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स है, ऑडियंस इतना कॉम्प्लेक्स है कि अल्टीमेटली कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो वो आपकी फेल हो सकती है। हाँ, एक जो है एक्सपर्ट्स जो है एक डेफिशिएंसी जो निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि टाटा कंपनी को नैनो कार को बहुत जल्दी ही मार्केट से वापस ले लेना चाहिए था और इन्हें नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ रीलॉन्च करना चाहिए था। इन्होंने स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट को अच्छी तरह से समझा नहीं, इन्होंने को ये नहीं समझ में आया कि हमारी जो ये स्ट्रैटेजी है ये फेल हो रही है, तो हमें इस पर स्टक नहीं रहना चाहिए, हमें इस प्रोडक्ट को रीलॉन्च करना चाहिए। तो वहां पर ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो, बाद में तो खैर ऑब्वियस सी बात है, केस स्टडीज जब हम देखते हैं तो हम उसमें से क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आप जब स्ट्रैटेजीज बनाते हो तो बड़ी कंपनी सब कुछ सोच करके स्ट्रैटेजीज बनाती है, लेकिन ये बात हमेशा दिमाग में लेकर के चलनी है कि इवन द बेस्ट स्ट्रैटेजीज कुड फेल। अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी भी क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। राइट, इज दैट क्लियर? यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को? यस और नो? यस यस सर। सर। Yes, sir. ग्रेट। ओके, चलिए तो
जैसे हमने स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन पूछी तो आप में से कई लोगों ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की डेफिनेशन मुझे बताई थी कि भाई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक प्लान्स बनाए जाते हैं, एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया जाता है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लान बोलते हैं। हर स्ट्रैटेजी का प्रोएक्टिव कंपोनेंट होता है। आप मान के चलिए स्ट्रैटेजिक प्लान्स आर मोस्टली प्रोएक्टिव। ठीक है। जब भी कोई स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया जाता है तो ऑब्वियस ही बात है, टाइम हॉरिजन जब हम लेते हैं तो 5 साल या उससे बियॉन्ड रहते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनती है। स्ट्रैटेजीज बनाते समय हम मोस्टली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करते हैं। हालांकि फंक्शनल स्ट्रैटेजीज भी होती हैं जो आगे हम देखेंगे, जो स्पेसिफिकली किसी एक डिपार्टमेंट के लिए बनाई जा सकती है, बट अभी हम जब ब्रॉड कंसेप्ट में बात कर रहे हैं तो जब आप कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो स्ट्रैटेजी में आप पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करेंगे। तो जब आप एक स्ट्रैटेजिक प्लान बना रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो डिपार्टमेंट्स के ऊपर आपका फोकस है, ऊपर से लेके नीचे तक ऑर्गेनाइजेशन को आपको कंसिडर करना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। जाहिर सी बात है, अच्छे स्ट्रैटेजिक प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन को सही डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी हर एक स्टेक होल्डर्स को और उसके ऊपर पड़ने वाले इंपैक्ट को कंसिडर करती है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी इस बात पर फोकस्ड होती है कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन किया जाए। एक अच्छी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है इस बात पर फोकस होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल रिसोर्सेज को और कॉम्पिटेंसीज को बेस्ट पर यूटिलाइज किया जाए अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अब यहां पर 3 टेक्निकल वर्ड्स हमारे सामने आए। द फर्स्ट वर्ड इज स्टेक होल्डर, द सेकेंड वर्ड इज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड द थर्ड वर्ड इज रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंस। ओके, तो सबसे पहले स्टेक होल्डर वर्ड का मैं आप लोगों से मतलब जानना चाहूंगा। कौन मुझे बताएगा? इशिका, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स, बताइए। ये वर्ड हमने सुना है पहले कभी, स्टेक होल्डर्स? सर जिन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हो। जिन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन गिव। तो एम्प्लॉयज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। एग्जैक्टली, एम्प्लॉयज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। सारिया, महविश, ये आप लोगों ने बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में शायद काफी डिटेल में पढ़ा ही था। स्टेक होल्डर्स का मतलब है एवरी सिंगल पर्सन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का इंपैक्ट आएगा। ऑल दोज पीपल विल बी सेड एज स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो दैट कि एक फैक्ट्री है सपोज, इस फैक्ट्री के आसपास जो लोग रहते हैं ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि इस फैक्ट्री की एक्टिविटीज का इंपैक्ट इन लोगों के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो इस फैक्ट्री के बने हुए सामान को परचेज करते हैं, ये सब भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं। एक अच्छा स्ट्रैटेजिक प्लान, चाहे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो, आप सबको याद होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते लेकिन स्टिल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का इनके ऊपर इंपैक्ट आता है, दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हो, एक अच्छा स्ट्रैटेजिक प्लान हर एक स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को कंसिडर करेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि हर एक स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा, बट हर एक स्टेक होल्डर पे पड़ने वाले इंपैक्ट को और उसका क्या रिएक्शन आ सकता है स्टेक होल्डर का, और वो रिएक्शन कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, हर एक चीज को कंसिडर करेगा। जैसे सपोज ये फैक्ट्री जो है ये अपना एक और प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है सेम लोकेलिटी में। ठीक है। अब ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, जो लोग आसपास रहते हैं। ये लोग डेफिनेटली इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से एक और प्लांट लगेगा तो और ज्यादा पॉल्यूशन होगा और ज्यादा ट्रैफिक लोकेलिटी में आएगा। अब अच्छे स्ट्रैटेजिक प्लानर्स क्या करेंगे, इस बात को कंसिडर करेंगे कि यार लोकेलिटी के अंदर ये जो लोग रहते हैं, अगर हमारे एक और प्लांट को उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, इस पर अपना ऑब्जेक्शन रेज किया, हमारे खिलाफ कोर्ट में केसेस कर दिए, तो इससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक प्लानर्स पूरी तरह से अवेयर हैं तो वो इनको भी कंसिडर करेंगे और इनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इनके इन्फ्लुएंस को, इनके इम्पैक्ट को कैसे सॉल्व करना है, उसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है लोकेलिटी में कोई ये छोटा सा प्राइमरी स्कूल बना दें। ठीक है। और उस प्राइमरी स्कूल के अंदर जो भी लोकल्स के बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाएं, या कोई डिस्पेंसरी बना दें, या कोई हॉस्पिटल बना दें, ताकि इन लोगों को खुश किया जा सके।
सो द पॉइंट इज कि हम ये तो नहीं बोल रहे कि इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे सभी स्टेक होल्डर्स के, लेकिन हर एक स्टेक होल्डर पर क्या इंपैक्ट आएगा और उस इंपैक्ट को कैसे मिटिगेट करना है, ये सब ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनने चाहिए. सो वी कैन से दैट इट शुड कंसिडर ऑल द स्टेक होल्डर्स. ओके, नेक्स्ट टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मेरे ख्याल से ये आप सब समझा सकते हैं कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है. सारिया, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? बताओ. सर, सस्टेनेबल का मतलब होता है अपने कल को बेटर करने के लिए आज क्या करें. कल को बेटर करने के लिए आज क्या करें. अच्छा, हिया आप बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? It is basically the superiority over competitors when it comes to sustainable methods. Like जैसे दीदी ने sustainability की definition explain की according to that. इशिका, आप बता सकते हैं व्हाट इज दिस सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? तो लाइक जो हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है वो उसको हम ट्राई करें कि वो लॉन्ग टर्म में भी चले, लाइक हम हमारे कंपेटिटर्स से बेटर रहे. कॉम्पिटिटर से बेटर हो, लॉन्ग टर्म में भी चले, आसानी से इमिटेट ना हो, आसानी से कॉपी नहीं किए जा सके. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी है एबीसी कंपनी. ठीक है, अब एबीसी कंपनी ने कहा कि हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए एंड दे हैव डिसाइडेड कि वो टॉप टॉप प्रोफेशनल्स को, टॉप लेट्स से हार्वर्ड में पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए, आईआईटीज आईएम्स में पढ़े हुए ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करेंगे. ठीक है, ताकि उनको अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए. अब आप मुझे सोच के बताओ, टॉप प्रोफेशनल्स को हायर करना, टॉप यूनिवर्सिटी के टॉपर्स को, या हम कह सकते हैं जो भी सपोज दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑलरेडी टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको हायर करना, क्या ये एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? व्हाट विल यू से, यस और नो? इशिका, आप बताओ. यू हैव गिवन द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो टॉप एक्सपर्ट्स को हायर करना, एक्सपीरियंस लोगों को हायर करना, क्या ये सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है? व्हाट यू से? यस सर, लाइक एक्सपर्ट्स के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होगा तो वो हेल्प ही करेंगे हमारी आगे स्ट्रैटेजीज में भी. बनाने में तो हेल्प कोई करें. ओके. यस सर. ओके, अब देखो यहां पर ये समझने की जरूरत है कि डेफिनेटली अगर आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हो, यूनिवर्सिटी के टॉपर्स को हायर करते हो, ऑलरेडी जो लोग दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, उनको हायर करते हो, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़े से आगे आ जाओगे. यू विल बी एट सुपीरियर लेवल. बट ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल नहीं है. क्यों नहीं है सस्टेनेबल? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स could definitely leave you and could go to some another company. भाई आपने ठीक है आज बहुत सारे पैसे देके किसी को हायर कर लिया, लेकिन कल को उसको ज्यादा पैसा कहीं और मिलेगा तो वो तो वहां चला जाएगा. तो यस, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बट ये क्या नहीं है? सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है. गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर. हाँ, अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा पैसा खर्च करके, रिसर्च करके कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन करे और उस इन्वेंशन का पेटेंट रजिस्टर करा ले, तो डेफिनेटली वो उसके लिए क्या हो जाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा. जैसे एप्पल ने अपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को रिसर्च करके, इन्वेंट करके और उसका पेटेंट करा रखा है. दैट्स वाई कई ऐसी चीजें हैं जो एप्पल के अंदर आपको मिलती हैं, दूसरे मोबाइल्स के अंदर नहीं मिलती है. वंस सैमसंग ट्राइड टू कॉपी दोज टेक्नोलॉजीज, लेकिन जब एप्पल ने सैमसंग के ऊपर केस किया तो सैमसंग को अपने मोबाइल्स में से उन टेक्नोलॉजीज को ना सिर्फ हटाना पड़ा, बल्कि साथ ही एक बहुत बड़ा जो कंपेंसेशन है वो एप्पल को देना पड़ा. तो अगर आप रिसर्च करके, मतलब एक ऐसा कुछ आप गेन करो, एक ऐसा स्किल, एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप गेन करो जो लॉन्ग रन में आपके साथ बना रहे, जिसे आसानी से इमिटेट नहीं किया जा सके, जिसे आसानी से कॉपी नहीं किया जा सके, दैट एडवांटेज विल बी कॉल्ड एज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो जब एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है तो ये
फोकस किया जाता है कि कैसे लॉन्ग रन में हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना है और एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करना है. राइट? इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes. यस सर. लास्टली हम समझ ही सकते हैं कि रिसोर्सेज जो भी हैं हमारे पास उनको बेस्ट पर यूटिलाइज करना ये स्ट्रैटेजिक प्लान का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं तक लिमिटेड रखते हैं. आगे हम लोग फर्दर कल पढ़ेंगे. आई होप जो भी कुछ हमने आज पढ़ा है आप लोग को समझ में आ गया होगा. सो नेक्स्ट वील प्रोसीड टुमारो. ओके, क्लास को मैं लाइव करके क्लास को मैं अपलोड करके आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग बाद में इसको देख सको. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ऋषिका, सारिया, जो भी कुछ हमने पढ़ा, एनी डाउट्स? नो सर. तो सर चलिए, वेरी गुड. नो सर. ठीक है ना, तो आज यही करते हैं हम लोग. कल हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग जो है 1 आवर 2 आवर तक हम लेकर के जाएंगे. ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस वास्ट है तो वी नीड सम लॉन्ग क्लासेस टू कंप्लीट. ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट. Thank you. थैंक So यू bye. सर.